चलिए हेडिंग डालिए। तो ये क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का है और इसी टाइम में रेगुलर चलेगा। 6 से 7 और 7 से 8 11th हिंदी मीडियम और 8 से 9 इंग्लिश मीडियम। ये फाइनल टाइमिंग है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हिंदी मीडियम वाले लोग सभी 6 से 7 या 7 से 8 ज्वाइन करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लोग 8 से 9 ज्वाइन करेंगे। क्लास सभी क्लास लाइव मोड में चलेगा। एक 6 से 7 लाइव नहीं चलेगा, क्योंकि 7 से 8 में यदि लाइव पढ़ा ही देंगे तो फिर वही रिकॉर्डिंग तो रह ही जाएगा। तो 6 से 7 लाइव नहीं चलेगा, 7 से 8 लाइव चलेगा। बाद बाकी जो लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ आगे क्लास लाइव कर लीजिएगा 1 फरवरी तक। 2 फरवरी से यही टाइम सीधे 12th में कन्वर्ट कर जाएगा और तब यूट्यूब पर क्लास जाना बंद हो जाएगा। फिर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फिर ऐप पर जाइए। चलिए हेडिंग डालिए। तो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को कौन कौन चीज प्रभावित करता है और इससे संबंधित क्या क्या बातें हैं, इसी को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। नाम है ली चिटेरियल्स और इसको बोलते हैं ली चिटेरियल्स प्रिंसिपल। अब इन्होंने क्या कहा इसके बारे में सुनिए ध्यान से। जो भी लोग क्लास लाइव जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कमेंट में, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। क्या ली चिटेरियल्स प्रिंसिपल लिख चुके हैं आप? अब सुनिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है। बोलना शुरू करूं? ये प्रिंसिपल कहता है कि, और ये बात हम पहले से भी जानते हैं, कि ये जो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है, वह रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे स्टेबल स्टेट है। इससे ज्यादा अस्थाई कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है। उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए वेरी स्टेबल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन। आगे उन्होंने कहा ली चिटेरियल्स ने कि यदि आप इसको किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा या कंसंट्रेशन के द्वारा डिस्टर्ब करते हैं, मान लो कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया और इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के बाद आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिए, आप उसके अंदर के प्रेशर को बढ़ा दिए, आप उसमें उपस्थित किसी कंपोनेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा या घटा दिए, तो आप इक्विलिब्रियम को परेशान कर रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जरूर हो जाएगा, लेकिन चूंकि यह काफी स्टेबल स्टेट होता है तो ये थोड़ी देर के बाद घूम फिर के फिर से कहां पहुंच जाएगा? इक्विलिब्रियम पर। क्यों? बिकॉज इक्विलिब्रियम इज वेरी स्टेबल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझिए आप, एक धागा यहां बांध दें हम और उसमें एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा बांध दें और टुकड़ा में एक थोड़ा सा उसको हिला डोला दीजिए तो वो झूलना झूलने लगेगा। धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो रुक जाएगा बिल्कुल, यानी वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गया। अब इक्विलिब्रियम में स्टेट में आने के बाद कोई आया, उसमें फिर एक लपड़ दे दिया, बस फिर झूला झूलने लगा। अब बताइए कि उसका इक्विलिब्रियम में स्टेट डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो इक्विलिब्रियम में स्टेट डिस्टर्ब जरूर हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि अब झूला झूला दिया तो जीवन भर झूला झूलते रहेगा कि कुछ देर के बाद फिर से वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? क्योंकि उसका सबसे स्टेबल स्टेट है वो।
तो यहां भी वही बात है, यहां पर यही कहा गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए वेरी स्टेबल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन. इट रिटर्न्स बैक in equilibrium state when it is disturbed by any external factor like temperature, pressure and concentration. यदि मैं नॉर्मली ऐसे समझाऊं कि तो कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वह रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे स्टेबल स्टेट होता है. यदि आप इसको टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन के द्वारा डिस्टर्ब करते हैं, मतलब इस चीज को बढ़ा घटा के इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो यह वापस थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये फिर से कहां आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर. इसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल. तो लिखेंगे आप लोग, लिखिए तो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए वेरी स्टेबल स्टेट ऑफ chemical equilibrium is a very stable state of reversible process it returns back in equilibrium state when it is disturbed by any external factor like temperature, pressure or concentration. This statement is known as ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल. तो अब हम एक एक चीज का इफेक्ट पढ़ेंगे. टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है इक्विलिब्रियम को, प्रेशर कैसे प्रभावित करता है इक्विलिब्रियम को, और कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित करता है इक्विलिब्रियम को. तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. साथ साथ लिखते चलिए. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. आपके क्लासमेट जो भी हैं जिनको टाइमिंग का पता नहीं है, सबको टाइम बता दीजिए ताकि सभी लोग क्लास कर सकें. यदि क्लास यहां आके नहीं कर सकें तो कम से कम यूट्यूब पर देख लें. चैनल में जाइएगा, लाइव क्लासेस में जाइएगा, मिल जाएगा. क्या इसको चेंज करें? चलिए इधर देखिए. मान लो कि एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी कन्वर्ट होता है C प्लस डी में. मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पर A का मोल 2 है, B का 3 है, C का 4 है और D का 6 है या 5 मान लेते हैं. ये इक्विलिब्रियम मोल दिया हुआ है. A का मोल कितना? 2, B का 3, C का 4 और D का 5. अच्छा, यदि ये इक्विलिब्रियम मोल है, इसका मतलब है कि टाइम के साथ किसी का भी मोल चेंज नहीं होगा. तो टाइम के साथ जब किसी का मोल चेंज नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर है, इसलिए हम इक्विलिब्रियम मोल कहेंगे. अच्छा, वॉल्यूम का कोई चर्चा नहीं है. मान लीजिए वॉल्यूम कितना? 1. यदि वॉल्यूम आप 1 मान लेते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम मोल और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मोल को ही वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकलता है. तो आप ये बताइए कि यदि यहां पर हम Kc निकालें तो क्या निकलेगा, बताओ तो.
ये निकलेगा कंसंट्रेशन ऑफ सी, हम यहां लिख देते हैं इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल और कंसंट्रेशन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 बटा 2 गुना 3, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 बटा 3। बताओ केसी का मान आ गया, केसी का मान आ गया 10 बटा 3। अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, अब हम इसको करेंगे डिस्टर्ब। किस चीज से, कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन से डिस्टर्ब करेंगे। कंसंट्रेशन से यदि आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं ना तो आप एक काम कीजिए, सी का इक्विलिब्रियम पर मोल 4 है ना, इसमें मान लीजिए कि 2 मोल और सी डाल दीजिए। 2 मोल सी यदि और डाल दीजिएगा तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 6। तो एक काम करो, लिखते हैं आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कौन चीज, सी। आप ये बताइए कि जब तक आप सी का कुछ मोल डाले नहीं थे तब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था, लेकिन आप जैसे ही सी डाल दिए इसका मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिए, उसको बाधा पहुंचा दिए हैं आप। और यदि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिए तो आप यकीन मानिए कि इस बदले हुए कंसंट्रेशन पर या इस बदले हुए मोल पर अभी वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ये तब होता जब ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 5 होता। आप सी को कितना कर दिए, 6। इसका मतलब अब ये डिस्टर्ब हो गया, और सिर्फ सी अब नहीं डिस्टर्ब हुआ, नो, अब सब का सब डिस्टर्ब, किसी एक को डिस्टर्ब करोगे सब डिस्टर्ब हो जाएगा और सबका कंसंट्रेशन अब बदलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे समझेंगे कि किसका कैसे बदलेगा, और दोबारा जब ये इक्विलिब्रियम पर आएगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। पहली बात कि आप सी डाले हैं तो अब आप इसको स्टार्टिंग मोल कहिए, क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम पर है ही नहीं। तो स्टार्टिंग मोल कितना था, ए का, ए का कितना था, ए का था 2, बी का, सी का 4 था, और 4 लिख देंगे तब तो इक्विलिब्रियम मोल हो जाएगा। हमको यहां पर लिखना पड़ेगा 4 प्लस 2। क्यों लिखे समझ में आया, आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ सी, और डी का 5। अब बताइए कि ये जो मोल है ये इक्विलिब्रियम पर का मोल नहीं है, इसका मतलब है कि इस टाइम के साथ चेंज होगा। तो अब हम लिखेंगे चेंज। अच्छा, चेंज में तो 2 बातें हो सकती है, पहला या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। अब आप बताइए कि ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है, इसको जितना रहना चाहिए था उससे यदि ज्यादा होगा तो ये अपने आप को खर्च करना चाहेगा दोबारा, हाँ या ना। तो आप बताइए कि अभी आप क्या डाले, सी ना डाले, इसका मतलब ये खर्च होगा, यानी प्रोडक्ट वाला अब खर्च होगा और रिएक्टेंट वाला बढ़ेगा। तो चेंज में जिधर आप जोड़े हैं एक्स्ट्रा उधर से खर्च करवाना शुरू कीजिए। यानी अब यहां लिखेंगे माइनस एक्स और दोनों रिएक्टेंट में लिख देंगे प्लस एक्स। यदि इधर किसी को इधर किसी में जोड़ते, जैसे आफ्टर 2 मोल ऑफ बी लिख देते तो ये हो जाता 5, तब इधर होता माइनस एक्स, इधर होता प्लस एक्स, इधर होता प्लस एक्स। आई बात समझ में। तो ये चेंज कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये दोबारा इक्विलिब्रियम पर पहुंच ना जाए। तो अब बताइए इक्विलिब्रियम मोल कितना, तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम मोल आप निकाले, बताइए कितना, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 6 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। अब बताइए आप एक बार फिर से केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। केसी का एक्सप्रेशन तो वही होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। मान कैसे कैसे बैठेगा, 6 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स बटा 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि जब आप 2 मोल सी डालें, सुनिएगा ध्यान से, इधर इधर देखो, लास्ट बात है ये इसका, यहां देखेंगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहले तो आपको यह कहा गया कि ये इक्विलिब्रियम मोल था, आप केसी का मान निकाल लिए, तब आप क्या किए, इसको डिस्टर्ब कर दिए, थोपिया दिए, इसको थोपियाना ही हुआ एक तरह से, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा घटा दिया आप। तो कंसंट्रेशन जब सी का बढ़ा दिए, यानी जब 2 मोल आप सी अतिरिक्त उस बर्तन में डाल दिए, तो इसका साम्य, इसका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। अब जब इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो गया, तो ये तो तय है कि ये दोबारा फिर से इक्विलिब्रियम पर जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम सबसे स्टेबल स्टेट होता है, और इक्विलिब्रियम पर ये तब जाएगा जब ये दोनों कुछ खर्च हो और ये दोनों कुछ बने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 2 मोल सी डालने के बाद, बाधित होने के बाद, जब ये दोबारा फिर से इक्विलिब्रियम पर आया, तो दोबारा इक्विलिब्रियम पर आने के बाद ए का, बी का, सी का, डी का कंसंट्रेशन या मोल क्या होगा। इसका मतलब है, आप देखिए तो इक्विलिब्रियम मोल आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मोल ऑफ सी, ये यही है ना, ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है। यदि आप x का मान निकाल लेते हैं और x का मान यहां बैठा दीजिए, जैसे मान लो x का मान आ गया 0.2, तो हम कहेंगे दोबारा जब ये इक्विलिब्रियम पर जाएगा तो ये a बनेगा 2.2, ये बनेगा 3.2, ये 0.2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5.8, ये हो जाएगा 4.8, नहीं निकल जाएगा। तो दोबारा आप इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि x का मान निकलेगा कैसे। तो उसका तरीका बहुत आसान है। तरीका क्या है वो सुनिए। आपको ये समीकरण आ गया, केसी का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। केसी का मान कितना आया है, 10 बाय, बढ़िया से याद है, 10/3 आया है। तो ये आप यहां पर केसी का मान रख दीजिए 10/3 बराबर, इसी सेम को यहां पर उतार दीजिए। क्या जी, अब बताइए यहां से एक्स का मान ही निकल जाएगा, एक्स का मान निकाल के पुट कर दीजिए, पता चल जाएगा। अब यहां से कंक्लूजन निकला, पता है क्या, केसी का मान एक बार जब आप निकाल लिए ना 10/3, तो निश्चित है कि इस रिएक्शन के केसी का मान हर बार अब कितना आएगा, 10/3, चाहे आप कितनों इसको सांद्रण से ये कंसंट्रेशन से प्रभावित कर दीजिए। आप 2 मोल इसको और बढ़ा दीजिए, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, घूम फिर के वही इस तरह से उसका रेशियो खत्म होगा और बढ़ेगा कि आपको ये आंसर कितना आएगा, 10/3। यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो पहले था वही वैल्यू बाद में भी रहेगा। बदलेगा क्या, बदलेगा सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये बदलेगा, लेकिन उसका रेशियो वो बदलने वाला नहीं है। इट मींस वी कैन से दैट value of equilibrium constant do not disturb by addition of number of moles of any component or concentration of any component। क्लियर है ये, केसी का मान कंसंट्रेशन से बदलता बदलता नहीं है। तो बदलता क्या है, सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दोबारा जब इक्विलिब्रियम पर आएगा तो उसका कंसंट्रेशन ये बदल जाएगा, और क्वेश्चन में जनरली यही पूछता है। तो क्या आपसे ये उम्मीद करें कि आप x का मान निकालकर दोबारा इक्विलिब्रियम पर आने के बाद a का, b का, c का, d का मोल कितना होगा पता कर लीजिएगा। तो कल इस बात को पता करके लाइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, और ध्यान से कान खोलकर सुनेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट एक बहुत भारी बात है, उसको समझने में बड़ी टाइम लगता है और 2-3 क्लास लगेगा उसको समझने में। तो कल का क्लास हार्ड होने वाला है, तो जो टाइमिंग आपको बता दिया गया उस टाइम का पालन करेंगे, ठीक है। आइए कल इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए और बना के लाइएगा। ये तो लिखा हुआ है ना, चलिए यहां से लिखना शुरू कीजिए। तो कुछ सारे लाइन तो लिखा है मेरा इंग्लिश में, उसको हिंदी में लिख देना कल वो देख के किसी को लाइव भी बताओ वहां तक।
आगे बढ़ा इसको। ऊपर कर दे। ठीक है, और नीचे। कितने बजे आना है? 6 से 7 या 7 से 8। इस बैच में सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, और यही टाइम अब आपका रह जाए। अभी थोड़ी ठंडी है तो थोड़ा परेशानी आपको बुझाएगा, तो जो लोग मोबाइल वगैरह जिनके पास है घर ही पर कर लेना। 2 फरवरी से आ जाना यहाँ पर 12th के लिए, और पढ़ाई अब रेगुलर ऐसे ही चलता रहे। एक्स का मान निकाल के पूरा बना के लाना है।